So now let's see another question. क्या बोला है? कोई एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर इज गिवन एज आर वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर कॉस ओमेगा टी प्लस सी वेक्टर साइन ओमेगा टी. ठीक है? बी वेक्टर एंड सी वेक्टर are two mutually perpendicular vectors along x and y. ठीक है? बी वेक्टर जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है और जो सी वेक्टर है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है. फाइंड the equation of trajectory. तो कैसे निकालेंगे? लेट्स सी. ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है. लेट्स सी. अच्छा, बी वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो मैं सिंपल सी बात है बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू आई कैप. और सी वेक्टर मेरे वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो सी वेक्टर में क्या लिख सकता हूं? मॉड ऑफ सी वेक्टर इंटू जे कैप. राइट? तो आर वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस ओमेगा टी इंटू आई कैप प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर साइन ओमेगा टी इंटू जे कैप. तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के साथ तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा एक्स आएगा वो आ जाएगा मॉड बी कॉस ओमेगा टी और जो मेरा वाई आएगा वो क्या आ जाएगा? मॉड सी साइन ऑफ ओमेगा टी. मेरे पास ये वाला चीज आ जाएगा. राइट? सो नाउ अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा? ध्यान देना, बहुत सिंपल बात है. मेरे पास जो रिलेशन है एक चीज मैं जानता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. अब यहां पर ध्यान देना, मेरे पास साइन ओमेगा टी आ गया y बाई मॉड सी और कॉस ओमेगा टी आ गया x बाई मॉड बी. ठीक है? सो नाउ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज इक्वल्स टू 1. ओके? तो मेरे पास क्या आ जाएगा? y स्क्वायर बाई मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई मॉड ऑफ बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1. तो मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई है वो आ गई है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1. ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं ये मेरा एक इलिप्स का इक्वेशन है. तो अगर ये इलिप्स का इक्वेशन है सो अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करूं, मान लेता हूं बी ग्रेटर देन सी, तो इसका जो पाथ नजर आएगा हमें वो क्या आएगा? तो ये जो है ये मेरा बी है और ये जो है वो मेरा सी है. तो ये है हमारा इलिप्स का इक्वेशन. सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. तो कुछ और वेक्टर के टर्म्स में दिया हुआ हो तो भी हमें डरना नहीं है. हमारा जो सॉल्विंग टेक्निक रहेगा वो तो डेफिनेटली सेम ही रहेगा. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या है? ग्राउंड से एक पार्टिकल
वेलोसिटी u के साथ मैंने अपवर्ड फेंका, यानी पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ वेलोसिटी u। ठीक है, सॉरी, विथ वेलोसिटी u। अच्छा, जो मेरा g काम कर रहा है वो मेरा डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो ऐसे तो रेक्टिलिनियर मोशन होना चाहिए, ऐसे हमें जो होना चाहिए वो रेक्टिलिनियर मोशन होना चाहिए। तो पार्टिकल ऐसा सीधा ऊपर जाएगा और नीचे आना चाहिए था अगर हमारे पास कुछ नहीं होता, तो केवल जी काम कर रहा होता तो। ना अब क्या बोला है, जो ध्यान देना, ये मेरा एक्स एक्सिस इस तरफ है, ये है मेरा वाई एक्सिस। यहां पर हवा चलने के कारण इस पार्टिकल को एक एक्सीलरेशन मिलता है ax, एंड दैट इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट अल्फा इंटू वाई। इसमें हवा चलने के कारण इसके ऊपर एक एक्सीलरेशन होता है, दैट ax इज गिवन एज अल्फा इंटू वाई, वाई जहां पर हमारा हाइट है। फॉर सम रीजन, मान लो कोई विंड फ्लो हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है पार्टिकल हमारा कुछ अजीबोगरीब इस तरीके से मोशन में जाके गिरेगा, कुछ अजीब सा पाथ होगा, जो भी होगा, क्योंकि धक्का खाएगा इस तरफ। सो पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। पहला क्वेश्चन तो ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और दूसरा क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग ये है, फाइंड एक्स डिस्प्लेसमेंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, ये जब वापस जमीन को हिट करेगा उस टाइम पे एक्स डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना होने वाला है, यह सवाल हमें पूछा गया है। अच्छा, पहले एक बात दिमाग पे क्लियर करो, जो ड्यू टू विंड नो इफेक्ट ऑन द y axis of motion। पहले ये बात को हम अपने दिमाग पे क्लियर कर ले, जो चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो उसका y एक्सिस ऑफ मोशन होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि विंड तो इसको एक्स एक्सिस के अलोंग ही धकेल रहा है, राइट। बाय द वे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में मतलब मेनली मुझे चाहिए आर वेक्टर, ठीक है, सॉल्व करना बहुत मुश्किल पड़ सकता है, मेनली मुझे आर वेक्टर चाहिए, पोजीशन वेक्टर चाहिए, सॉल्विंग वी कैन स्किप, ठीक है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सॉल्विंग टफ हो जाए, ठीक है, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, राइट, समझ में आया, लेकिन मेन हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन तो हो जाना चाहिए। तो y में क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं है, मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हूं, सो y तो मैं सिंपली मान सकता हूं y इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। पहले ये तो मैं मान सकता हूं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं और एक चीज जानना चाहता हूं, जो यहां पे तो प्रोजेक्ट हुआ t इक्वल्स टू 0 पर, ये वापस किस टाइम पे जाके जमीन पे गिरने वाला है, हमें ये जानने का मन है। क्योंकि ये वापस जमीन पे आके गिर रहा है, तो y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एट
t इक्वल्स टू कैपिटल T, y मेरा 0 होना चाहिए, y डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। सो 0 इक्वल्स टू ut माइनस हाफ g t स्क्वायर। तो मैं सिंपली यहां से एक चीज लिख सकता हूं, जो मेरा t है वो तो आ जाएगा 2u/g। इतने टाइम पे वापस वो जमीन को हिट करेगा, ठीक है। सो ये t क्या है मेरा, टाइम एट विच इट हिट्स द ग्राउंड अगेन। वापस जमीन को इस टाइम पे वो आके हिट करने वाला है। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, अब ध्यान देना, एक्स के अलोंग में किस तरीके से मोशन को एनालाइज करूंगा। तो एक्स के अलोंग अगर मैं एनालाइज करूंगा तो ए एक्स जो है वो मेरा क्या दे रखा है, अल्फा इंटू वाई, और वाई में पहले ही निकाल रखा हूं ut माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, राइट। इनिशियली एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितना था, यानी vx इनिशियल जो था वो मेरा 0 था, और इसके अलावा मैं एक और चीज लिख सकता हूं, dvx बाई dt इज नथिंग बट ax। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे x के अलोंग वो अपना वेलोसिटी डेवलप करता रहेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा dvx आएगा वो आएगा ax, दैट इज अल्फा इंटू वाई ut माइनस हाफ gt स्क्वायर इंटू dt। सो vx जो है वो कितना है, ध्यान देना है, vx कितना होगा, अल्फा u इंटीग्रल t dt from 0 to t minus alpha by 2g integral t square dt from 0 to t। ये मेरा vx आ जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। सो vx मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा u t स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा g t क्यूब बाई 6, ये मेरे पास आ जाएगा vx। एंड vx जो है दैट आई नो नथिंग बट dx बाई dt। x इनिशियल भी जो है वो तो 0 है क्योंकि वो तो ओरिजिन से चालू किया गया था। तो अगर मैं इसमें x लिखूंगा तो वो क्या होगा, अल्फा u इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2 इंटू dt फ्रॉम 0 टू t माइनस अल्फा g बाई 6 इंटीग्रल t क्यूब dt फ्रॉम 0 टू t, राइट। सो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास ये आ जाएगा अल्फ x इक्वल्स टू, अगर मैं कंप्यूट करूं तो ये 2 तो बाहर आ गया, टी स्क्वायर में इंटीग्रेशन में वापस 6 आएगा, अल्फा u टी क्यूब बाई 6 माइनस अल्फा जी टी टू द पावर 4 बाई 24, क्योंकि यहां पे नीचे इंटीग्रेशन में 4 आएगा, 6 इंटू 4 इक्वल्स टू 24। सो हमारे पास x आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो इन जनरल हमारे पास जो r वेक्टर होगा, तो r वेक्टर मेरे पास क्या आएगा, अल्फा, ठीक है, टी क्यूब बाई 24 अगर मैं कॉमन लूं तो 4u टी, सॉरी टी क्यूब 4u माइनस जीटी आई कैप
प्लस ut माइनस हाफ gt स्क्वायर इंटू जे कैप। ये मेरे पास इन जनरल आर वेक्टर आएगा। अच्छा बाय द वे, अगर कोई बोले इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने का, कोई बहुत बढ़िया डेटा के अलावा वो ऑब्वियसली नहीं करवाएगा। इन जनरल जो हम लोग यहां पर y निकाले हैं वो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है t में। पहले t हम लोग यहां से निकालेंगे, राइट? वो t को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास x और y में रिलेशन आ जाएगा। खैर वो करना पागलपन है, जो मेन इंपॉर्टेंट मेथड है उस चीज को पहले देख लिया जाए। पोजीशन वेक्टर मैंने निकाल दिया हूं, कोई भी एक जनरल टाइम पे। ओके, नाउ अब सेकेंड पार्ट, हमें एक्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो ये वाला पॉइंट को अगर मैं r बोलता हूं, r,0, तो सिंपल सी बात है, एट t इक्वल्स टू कैपिटल T, x इक्वल्स टू r, तो r का जो वैल्यू आएगा अल्फा u t क्यूब बाई 6 माइनस अल्फा g t टू द पावर 4 बाई 24। तो हम लोग अल्फा t क्यूब बाई 24 कॉमन ले लें तो इट विल बी 4u माइनस gt। t का वैल्यू कितना है? 2u बाई जी। सो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा बाई 24, टी क्यूब का वैल्यू 8u क्यूब बाई जी क्यूब इंटू 4u माइनस जी टी, दैट इज इक्वल्स टू 2u, राइट? जी जी कट होगा, 4u माइनस 2u आएगा, तो ये 2u आ गया। सो सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू 2u अल्फा 2u टू द पावर 4 अल्फा बाई 3 जी क्यूब। मेरे पास ये जो है, दिस विल बी द टोटल x डिस्प्लेसमेंट वेयर इट हिट्स द पार्टिकल। सो आई होप दिस थिंग इज अंडरस्टूड। अच्छा, यहां पर कोई पूछ सकता है, हाउ विल द पाथ लुक लाइक? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है सिंगल ऑप्शन करेक्ट में। पहला ए, ये x है y है, पहले हमें कोई एक सिमेट्रिक ग्राफ दे दिया, अबाउट मिड पॉइंट हमें एक सिमेट्रिक ग्राफ दे दिया, ठीक है? ये 0 है, r है, ठीक है? r/2 के अबाउट सिमेट्री है। दूसरा वाला, ये x है y है, और यहां पर जो ग्राफ दिया यानी राइट साइड फैला हुआ, यानी स्टार्टिंग में x धीरे धीरे बदल रहा है और बाद में x तेजी से बदल रहा है, ठीक है? सी ऑप्शन दिया, ग्राफ मेरा राइट शिफ्टेड है, यानी तेजी से x पहले बदल रहा है, जो मेरा x है वो स्टार्टिंग में तेजी से बदल रहा है और फिर वो धीरे धीरे बदल रहा है। और ऑप्शन डी जो पूछा वो ये पूछा, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ओके, ये पूछा गया।
तो अब सवाल यहां पर यह है जो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। अब ध्यान दें, ढंग से ध्यान दें। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, एक चीज बहुत ही ज्यादा एविडेंट है, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन है, यानी जहां पर वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, ऑब्वियस सी बात है इक्वल टाइम पे ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, यानी ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम तो इक्वल होगा, u by g ही होने वाला है। दैट्स क्वाइट एविडेंट, राइट। y में तो कोई सिमेट्री टूटा ही नहीं है। तो पहले हाफ ऑफ मोशन में धीरे धीरे x का वेलोसिटी डेवलप हो रहा है, तो जितना ज्यादा वो हवा में टाइम बिताएगा वैसे वैसे उसका जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो हमारा धीरे 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 बढ़ता रहेगा, हाँ कि ना। सो स्टार्टिंग में वेलोसिटी अलोंग x कम होगा, तो फर्स्ट हाफ ऑफ मोशन में अगर करस्पॉन्डिंग पॉइंट लू एट सेम हाइट पे डेफिनेट सी बात है, बाद में मोशन में वेलोसिटी ज्यादा होगा, शुरुआत में कम था। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट हाफ ऑफ मोशन है, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते एक्स डिस्प्लेसमेंट का जो रेट होगा वो डेफिनेटली कम रहेगा। सेकेंड हाफ ऑफ मोशन में जब वेलोसिटी डेवलप हो चुका है तो वहां पर जाके ज्यादा वेलोसिटी आएगा, तो एक्स का रेट चेंज ज्यादा आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा ग्राफ राइट शिफ्टेड होने वाला है, सॉरी लेफ्ट शिफ्टेड होने वाला है। द रीजन इज प्रेटी सिंपल। क्या ये लेफ्ट हाफ ऑफ मोशन पे यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचने के दौरान कम वेलोसिटी मिलेगा एक्स के अलोंग और राइट वाले पे ज्यादा वेलोसिटी मिलेगा एक्स के अलोंग। तो सेकेंड हाफ ऑफ मोशन में तेजी से उसको एक्स के अलोंग धकेला जाएगा, जबकि उतने तेजी के साथ फर्स्ट हाफ ऑफ मोशन पे नहीं धकेला जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो आई होप ये वाले जो क्वेश्चन है इसके थ्रू हमारा मोशन इन 2D काफी हद तक क्लियर हुआ होगा, राइट। अब हम लोग यहां से चालू करने वाले हैं एक क्लासिकल केस ऑफ 2D मोशन, जिसको हम लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे केसेस अभी हम करने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है, राइट।